नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है डेली यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। तो चलिए उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन, मतलब कि आपको बताना है कि फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे आया है। आपके ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। चलिए, फिलहाल आपको पता होगा कि करंट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको पता होगा कि फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या? नेपाल। सही है। अभी थोड़ा आगे उसी में हम चेक कर लेते हैं कि द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनएचपीसी और VUCL यानी कि विद्युत उत्पादन कंपनी ने एक साइन किया है, एक MOU साइन किया हुआ है। कहाँ पे? फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में। और यह प्रोजेक्ट आया है कर्नाली रिवर में, ठीक है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 480 मेगावाट। और यह सिर्फ एकलौता इंडिया और नेपाल के बीच का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अलावा भी इंडिया और नेपाल के बीच में अगर हम देखने जाए तो एक है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि महाकाली नदी के ऊपर आया है, और दूसरा है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आया है अरुण नदी के ऊपर। और ये अरुण नदी जो है वो कोशी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसी के बेस पे हम एक और क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। आपको यह बताना है कि नेपाल की बॉर्डर इंडिया में कौन से स्टेट को टच करती है। नेपाल और इंडिया के कौन से स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखने जाए तो हम आप बता सकते हैं सबसे पहले आएगा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो आएगा हमारा बिहार। बिहार के बाद हम देखने जाएंगे तो हमारा आएगा वेस्ट बंगाल। अभी कई मित्रों को, कई फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि सर वेस्ट बंगाल कैसे वहाँ पे छूता है। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल भी नेपाल को बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद आएगा लास्ट सिक्किम, ठीक है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यह 5 स्टेट नेपाल के साथ इंडिया की बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडल मिनिस्ट्री फॉर गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि गोवर्धन क्या है, ठीक है। तो गोवर्धन स्कीम ये है कि जो उसकी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप CBG यानी कि बायोगैस प्लांट्स इन द कंट्री। हमारे देश में बायोगैस प्लांट्स के लिए गोवर्धन स्कीम शुरुआत किया हुआ है। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, उन्होंने यह एक लॉन्च किया हुआ है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। क्या लॉन्च किया है फ्रेंड्स? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। किसके लिए? गोवर्धन के लिए, ठीक है। गोवर्धन का पूरा नाम अगर हम देखने जाए तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जो कि एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम यह देखने जाए तो जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग कैटल डंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, CBG एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आपको याद रखना है गोवर्धन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर इज द मेट्टूर डैम लोकेटेड।
आपको बताना है कि भारत में मेट्टूर डैम कहाँ पे आया है। आपके सामने आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु या केरला। ठीक है, अभी इतना तो पता है कि मेट्टूर डैम नॉर्थ इंडिया में तो है नहीं, है तो साउथ इंडिया में, तो महाराष्ट्र तो आएगा नहीं। अभी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि तमिलनाडु, केरला या ओडिशा में से कहाँ पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, अभी हम देखने जाए तो ये लेटेस्ट चर्चा में इसीलिए था कि अ कावेरी वाटर इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज फ्रॉम द मेट्टूर डैम सून, यानी कि कावेरी नदी का जो पानी है वो मेट्टूर डैम से छोड़ने की बात चल रही थी। कहाँ पे? तो फार्मर्स इन द डिस्ट्रिक्ट आर अंडरटेकिंग प्रिपरेटरी मेजर्स टू कमेंस कावेरी कल्टीवेशन, कुरुवाई कल्टीवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मर्स के लिए पानी छोड़ने के लिए मेट्टूर डैम से कावेरी नदी का पानी छोड़ने की बात चल रही थी, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है, जिसका निर्माण किया गया था 1934 यानी कि 1934 में। ठीक है, और यह डैम कहाँ पे बना है? तो गोर्ज पे बना है, कावेरी नदी के जस्ट पहले, जहाँ से कावेरी नदी प्लेन्स में एंटर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि आपको पता है कि ये एक दो बड़े से पर्वत होते हैं यानी कि माउंटेन्स होती है, और वहाँ से प्लेन्स में जब रिवर्स कोई भी आती है तो यहाँ पे ये डैम बना है, और यह डैम का पानी पीछे आपकी कावेरी नदी का पानी है, और ये डैम जो है यह है आपका मेट्टूर डैम। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, आपके सामने आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन, UNDP और वर्ल्ड बैंक। जैसा कि पता है कि सभी राष्ट्र ने अपने वहाँ से स्लेवरी को हटा दिया गया है, फिर भी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यह दिखाता है कि फिलहाल पूरी दुनिया में स्लेवरी का कौन सा स्टेटस कंटिन्यू है। ठीक है, तो यह काम कौन करता है? यह काम करता है वॉक फ्री फाउंडेशन। कौन करता है फ्रेंड्स? वॉक फ्री फाउंडेशन। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न स्लेवरी। जो यह स्लेवरी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, यह दिखाता है कि मॉडर्न स्लेवरी वर्ल्ड वाइड कितना है और किस हिसाब से चल रहा है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या होता है। तो मॉडर्न स्लेवरी का मतलब यह होता है कि ये किसी भी फॉर्म का एक्सप्लॉइटेशन करता है, जैसे कि फोर्स लेबर हो गया, फोर्स मैरिज हो गया, डेप्ट बॉन्डेज हो गया। अगर कोई किसी के पास से उधार लेता है तो उसके बदले उसके घर का कोई एक आदमी उनके वहाँ पे जब तक पैसा वापस नहीं चुकाता तब तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उसी को हम डेप्ट बॉन्डेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें शामिल है, और अलग अलग प्रैक्टिसेस जैसे कि सेल एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन भी मॉडर्न स्लेवरी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि दुनिया में सबसे पहला नंबर पे कौन सा कंट्री आता है जिसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लेवरी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन की ओर हम चले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। देखिए, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है। यूपीएससी ने सबसे पहले पूछ लिया था, इससे पहले वाले सालों में यूपीएससी ने पूछ लिया है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आया है। और ऑप्शंस भी देखिए, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन टफ होता है या नहीं होता है वो बाद की बात है, लेकिन यूपीएससी का जो आंसर होता है उसी में से जो आंसर देते हैं 4 MCQ वाले, वो क्वेश्चन को ज़्यादा टफ बनाते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में चारों आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आया है, JNK में आया है, आपको पता है ये बात। लेकिन
उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो उसके लिए बहुत ही सटीक आंसर, बहुत ही सटीक ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। हालांकि इनका राइट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन डी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अब जैसा कि ऑप्शन की ओर हम देखते हैं तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ये हमारा अक्साई चीन हो गया। अब अक्साई चीन के ईस्ट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे तो पूरा चाइना है। उसके बाद देखते हैं कि ईस्ट ऑफ लेह, तो लेह लद्दाख भी यहाँ पे है, वो भी उसके ईस्ट में भी तो पूरा चाइना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ऑफ गिलगिट, अब गिलगिट ये रहा फ्रेंड्स, जो कि पीओके का एक हिस्सा है और पीओके हमारे भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके नॉर्थ में तो होने की कोई संभावना नहीं है। अब आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, वही है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो नुब्रा वैली दिख रही है, ये नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिखा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। क्या बता रहा है, ऑप्शन ए, सॉरी सेंटेंस एक दिखा रहा है कि इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि लाइक यूएसए अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। क्या बता रहा है, लाइक यूएसए अ सिटीजन बाय बर्थ, जिन्होंने सिर्फ जन्म लिया है, वो ही जिन्होंने अमेरिका की धरती पे जन्म लिया है, वो ही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। और यही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लागू होता है। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। तीसरा सेंटेंस है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो चलिए अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देयर इज़ वन सिटीजनशिप, यस बिल्कुल इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। उसके बाद बताया जाता है कि लाइक यूएसए अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, हमें यह क्वेश्चन का आंसर बताना है इंडिया के रेफरेंस में। ये बात यूएसए के लिए सही है कि वहाँ पे सिर्फ बाय बर्थ ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस गलत साबित होता है, ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस हम गलत साबित करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखिए अगर यहाँ पे एनी नहीं होता तो थोड़ा बहुत भी चांस बन सकता था, लेकिन यहाँ पे एनी लिख दिया तो हमारा तीसरा सेंटेंस भी गलत साबित हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बार देखना है हमें क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वन ओनली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द UN हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। दूसरा सेंटेंस दिया है, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तीसरा सेंटेंस दिया है, राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी, ठीक है। अब आपको इसमें से सही आंसर देना है, तो सही आंसर क्या होगा, ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, या ऑप्शन डी 2 और 3 ओनली। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू द सिटी का मतलब क्या है। राइट टू द सिटी का मतलब ये है जो हमारे सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3 में हम पहचान सकते हैं। सेंटेंस 3 क्या बता रहा है कि राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई, आपका राज्य या आपका देश आपको कोई भी सर्विस, पब्लिक सर्विस या फैसिलिटी को यूज़ करने से रोक नहीं सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि कोई सिटी में एक स्लम एरिया है,
कौन सा वाला एरिया है? स्लम वाला एरिया है। तो स्लम एरिया के जो भी सिटीजन्स रहेंगे उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने से रोक नहीं सकता है। आप झोपड़पट्टी वाले को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप रेलवे का यूज ना कीजिए, आप पब्लिक पार्क का यूज ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि राइट टू सिटी मीन्स यह सबका राइट है कि सिटी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको यूज कर सके। चलिए, तो तीसरा सेंटेंस सही है। दूसरे सेंटेंस में क्या दिया है कि राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी का चांस इक्वल है इस मामले में, ठीक है। लेकिन जो पहला सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। अब आप बताओ ऐसी कौन सी संधि है जो ईच कंट्री, हर एक कंट्री ने साइन किया हुआ है? ज़्यादा तौर पे कोई भी साइन ऐसी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो पहला गलत है। अगर पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यही हमारा आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। क्या बता रहा है कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है, तो उसी के साथ हमें ये तय करना है कि कौन सा मॉडल उसके साथ डिफर है, ठीक है। और उसी के बेस पे हमें ये 2 सेंटेंस जांचना है। वी हैव टू एग्जामाइन द sentences with the respect to British model and Indian model. Okay, first, as regards legislation, the British Parliament is supreme. British Parliament is supreme or sovereign. But in India, the power of the Parliament to legislate is limited. यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोच्च है और भारत में इंडियन जो संसद है, भारत की जो संसद है वो कैसी है? वो लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, सोवरेन और लिमिटेड। ब्रिटिश का क्या बता रहा है? उन लोग सोवरेन बता रहे हैं, और इंडिया को क्या बता रहे हैं? लिमिटेड बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आई रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। भारत में कोई भी चीज़, कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक तौर पे सही है या गलत है, वो देखने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का निर्माण किया जाता है, जो कि होते हैं 5 जजेस। कितने होते हैं? 5 जजेस होते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है और पहला सेंटेंस भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ऐसा बताया जाता है कि वह इतनी पावरफुल बॉडी है कि वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। वो सब कुछ कर सकती है सिवाय कि मैन को फीमेल बना सके और फीमेल को मेल बना सके, ठीक है। जबकि इंडिया में क्या है? इंडिया में हमारी पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसी कानून पे जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू के नाम पे हमारे यहाँ की जुडिशरी पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट उसको रद्द करवा सकती है, ठीक है। तो इंडिया में पार्लियामेंट लिमिटेड है और ब्रिटेन में यानी कि ब्रिटिश टेरिटरी में उनकी वहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 और 2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सभी हमारे साथ यूं ही काइरोस यूपीएससी के साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।